श्री दत्तोपंत जी का संबंध सिर्फ संघ के संदर्भ में ही मेरा ज्यादा है। अपवादात्मक रूप से कई बार उनके साथ उनसे मिलने के लिए गया हूं। दत्तोपंत जी का जीवन देखकर उनके चाल चलन, रहन सहन, बोलने का ढंग, ये सारा इसका अनुभव लेकर प्रश्नों के संबंध में उत्तर देने का उनका जो अद्भुत बौद्धिक सामर्थ्य से प्रभावित होकर संघ में जो अनेक कार्यकर्ता अपने संभ्रम को त्याग कर जो कार्य में रत हुए, हजारों जो कार्यकर्ता खड़े हुए जिनके कारण से, उसमें मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूं। संघ तो प्रारंभ हुआ तो 25 में, सारी जो पहली पीढ़ी थी संघ की, वो तो जो प्राथमिक संकल्पना जो है, यह एक देश है, एक राष्ट्र है और वो हिंदू राष्ट्र है, इस बात को समाज में बिठाने के लिए, विचार इसमें बिठाने के लिए एक पीढ़ी चली गई संघ की। वैचारिक दृष्टि से वो एक हिंदू शब्द के साथ ही एलर्जी, स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, उसके जो आशय है तात्विक, उससे कुछ भिन्न, और हिंदू समाज की जो विचित्र परिस्थिति है, ये क्या संगठित होने वाला समाज है क्या, ये सारी बातों के बीच में ये विचार को वहां पर बिठाना एक पीढ़ी का काम हो गया। बाद में जो जैसे समय बदलता चला, अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते चले, जो प्रारंभिक काल में नहीं था और उस समय नहीं था। इतना ही नहीं, उसको दूर रखा गया था। डॉक्टर हेडगेवार को कई प्रश्न पूछते तो वो कहते थे मुझे क्या मालूम, उनसे पूछो, वो इतिहास तज्ञ से पूछो, ये तत्वज्ञानी से पूछो। वो टालते थे, उत्तर नहीं देते थे। हिंदू शब्द का डिफाइन करने से भी उन्होंने इनकार किया, जो अत्यंत प्राथमिक बात थी, क्योंकि वो जानबूझ के किया था वैसा। लेकिन जैसे जैसे दिन चले, काम विस्तार होता चला, परिस्थितियों में बदल, इसलिए अनेक प्रकार के जो प्रश्न होते चले, इस प्रश्न को शास्त्रीय ढंग से संघ के अत्यंत बुनियादी बातों से सुसंगत, अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से सम्मत, ऐसी उसकी व्याख्या करना, उसको प्रस्तुत करना, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, समर्थ भाषा में प्रस्तुत करना, ऐसे एक महान भाष्यकार हे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे, द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर ऑफ आवर संघ आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस। संघ के कितने जो विचार विश्व को विकसित करना, विकसित हुए आयाम का विश्लेषण करना और सबके सामने उसको प्रस्तुत कर उसको स्वीकारार्ह बनाना, यह जो कई लोगों ने काम किया, बड़े महत्व का काम, बुनियादी काम, इसमें दत्तोपंत जी का बहुत बड़ा स्थान है। मेरा खुद का एक अनुभव है। मैंने पूछा तो भाषण में कई बार बोलते थे संघ अलग समाज अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, और संघ समाज एक ही है, ऐसे कुछ बोलते थे। बोलने में सुनने को ठीक है लगता था, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? तो उनका जो उत्तर देने का जो ढंग था, नहीं ऐसा नहीं। कल इतिहासकार ने जो लिखा, संघ के बारे में लिखा, टुमारोस हिस्टोरियन, ऐसा ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन था। वो हिंदू समाज के ऊपर जितने प्रकार की आपत्तियां थी, उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया। एंड संघ डिफेंडेड हिंदू सोसाइटी, प्रोटेक्टेड हिंदू सोसाइटी। ऐसा ये लिखने की नौबत आ जाए, हमारे लिए हमारा विचार का पराभव हो गया। कल का जो इतिहासकार ऐसा लिखना चाहिए कि ये हिंदू समाज में ऐसे प्रश्न तैयार हो गए, ऐसे ऐसी समस्याएं, चुनौतियां, इसे निपटने के लिए हिंदू समाज के अंतर्गत विचार हुआ। हिंदू समाज के विचारी विवेकी लोगों ने इसके बारे में अपना दिल लगाया
और उन्होंने अपने स्वसामर्थ्य से इसका उत्तर को ढूंढ निकाला और हिंदू समाज स्वसंरक्षण क्षम बना। हिंदू समाज अपनी समस्या को अपने सॉल्व किया। ऐसा इतिहासकार लिखा तो संघ के विचार का विजय हो गई। नहीं तो संघ ने प्रोटेक्टेड किया, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारे जो संघ का जो अचीवमेंट है उसका रिकॉर्ड मत मेंटेन करो। रिकॉर्ड हिंदू सोसाइटी के क्रेडिट पर करना। बैंक में ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ संघ शुड बी क्रेडिटेड इन द नेम ऑफ हिंदू सोसाइटी। ऐसे इसको रखना चाहिए। ऐसा उसके लिए योग्य शब्द का भी वो ढूंढते चले। संघ और समाज समव्याप्त, संघ और समाज को एक्सटेंसिव। नई नई जो संगठन आंदोलन कभी कभी प्रारंभ किए गए, होते चले संघ में, अभी हो रहे हैं। उसका उन्होंने ये नई बात आ गई ऐसे ही नहीं बोलते थे, ये संघ विचार में है। डॉक्टर साहब के जमाने का एक उदाहरण भी देकर, कलकत्ता में जब गड़बड़ हो गई उस समय डॉक्टर हरिद्वार ने क्या क्या किया था उसका उदाहरण देकर, ये प्रारंभिक काल से निहित संघ विचार में उसको उन्होंने एक नया शब्द भी दिया, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ संघ आइडियोलॉजी। ऐसा उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया। ऐसे वैचारिक दृष्टि से एक संकल्पना के साथ उसको सॉल्व करना इतना ही नहीं, आपको सबको समझता है ऐसे शब्दों में रखकर संघ के विचार की जो एक कुंजी है उसको समृद्ध बनाने वाले एक बहुत बड़े भाष्यकार श्रीमान दत्तोपंत ठेंगड़ी हमारे बीच में अपने आंखों के सामने ही जीवन जगकर वो चले गए। इसलिए संघ की जो वैचारिक भूमिका जब हम विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं, वो कौन सा भी विषय लो, वहां पर दत्तोपंत जी का प्रवास आता है। वो आते हैं, उनका क्या कहना था वो बोलने के लिए आते हैं। प्रश्न कैसे आते चले, परिस्थिति जैसे बदलती चली, नए नए प्रश्न जो संघ के लोगों को भी शायद हजम नहीं होते ऐसे हैं। उन्होंने एक उदाहरण कहा था दत्तोपंत जी ने, 1960 की बात है। 1960 में अपने देश में गृह मंत्री या लेबर मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे। उस समय एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया। वामपंथी लोगों से प्रेरित स्टंप उस समय होते थे। वो बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया। कुछ स्ट्राइक होने के बाद जो नुकसान इत्यादि होता है तो हो गया है। इसलिए नंदा जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि एक नए बिल लाएंगे जिसमें ये संप करने का, माने स्ट्राइक करने का ये राइट जो है इसको हम ले लेंगे। प्रश्न मिटाने के लिए नया मैकेनिज्म ढूंढेंगे। राइट टू स्ट्राइक ये नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका स्टेटमेंट आ गया उस समय। ये स्टेटमेंट आने के बाद 61 की बात होगी। उसी समय में दो तीन दिन में नागपुर में होने के कारण गुरु जी से मुलाकात हुई। गुरु जी ने उनसे पूछा, दत्तोपंत जी से पूछा, ये नंदा के जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बीएम इसकी क्या भूमिका है, तुम्हारा क्या स्टैंड है। दत्तोपंत जी ने कहा कि हमारा स्टैंड तो कुछ नहीं है और तुम्हारे वृत्तपत्र में तुम्हारा स्टैंड तुमने विस्तृत नहीं किया। हमको कौन पूछेगा, हम इतने छोटे हैं, इसलिए नगण्य हैं, इसलिए हम दिए तो क्या, नहीं दिए तो क्या, दिए तो छापेंगे भी नहीं पेपर वाले हमको, हम इतने छोटे हैं, ऐसा दत्तोपंत जी ने कहा। गुरु जी ने कहा वो छापे या न छापे, कम से कम अपने पेपर तो छापेंगे, अपनी जो साप्ताहिक कही है ना वो तो जरूर छापेंगे, शायद हेडलाइन में भी छापते हैं, वो छापेंगे भी, लेकिन तुम्हारी भूमिका क्या है ये तो स्पष्ट होना चाहिए, स्वयं से को समझना चाहिए, तुम्हारे विचार की दिशा तो समझनी चाहिए। इन्होंने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि शाखा होने के बाद शाम को फिर मिलेंगे। शाम को मिले, चाय के ऊपर बैठे थे। गुरु जी ने पूछा क्या तैयार हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि नहीं, शब्द सुस्ते नहीं है, क्या क्या कहना। इन्होंने कहा
गुरुजी ने कहा कि अच्छा पेपर लाओ और पेन लो, और गुरुजी ने डिक्टेट किया। उनका जो स्टेटमेंट है बीएमएस का स्ट्राइक के बारे में जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने डिक्टेट किया और दत्तोपंत जी ने वो लिख लिया। लिखने के बाद पेपर में भेजे, वो छप कर आ गया। बीएमएस का स्टैंड क्या है वो छप कर आ गया सारा, अर्थात दत्तोपंत जी के नाम पर आ गया, वही उसके प्रमुख थे, बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं है। बाद में जो बैठक हुई उस बैठक में अपने ही अनेक संघ के जो प्रमुख थे, जिनमें कई लोग कारखाने के साथ संबंधित हो, कई लोग एग्जीक्यूटिव भी होंगे, उन्होंने गुरुजी से शिकायत की, हमारे संघ के बहुत बड़े अच्छे प्रचारकों को हम दूर अन्य क्षेत्र में काम करने को कहते हैं, देखो ठेंगड़ी जैसे इतने बड़े कार्यकर्ता क्या स्टेटमेंट लेते हैं। स्ट्राइक माने स्ट्राइक करना ये कम्युनिस्टों का धंधा, उसको रोकना ये हमारे कार्यकर्ता का देशभक्ति प्रिय काम है, ऐसा एक इक्वेशन है अनेक लोगों के दिमाग में। उन्होंने गुरुजी से शिकायत की, देखिए गुरुजी क्या स्टेटमेंट दिया है दत्तोपंत जी ने, वही स्टेटमेंट गुरुजी को उन्होंने सुनाया। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि राइट टू वर्क इज ए फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स राइट नॉट टू वर्क इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। इसलिए स्ट्राइक करना ये कामगारों का जो मूलभूत अधिकार है, उसको खींच लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। दे मस्ट हैव दैट राइट। ये उसका संक्षिप्त में मैंने कहा, लंबा स्टेटमेंट है, मेरे पास कापी है उसका। मैंने दत्तोपंत जी से पूछा उस समय गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी कुछ कहे नहीं, आंखों के ऊपर ऐसा हाथ रख के बैठे थे, सुनते थे, सबकी सुनते थे। उस समय भी नहीं कहा, बाद में भी नहीं कहा। फिर आपने क्या किया? उन्होंने क्या, मैं क्या, कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए, वो तो बोल रहे हैं, हम इतने बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, ये काम करने के लिए आपने मुझे कहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ, और ये प्रश्न के ऊपर मुझे जो उचित ऐसा समझा मैंने वो दे दिया, स्टेटमेंट मैंने दे दिया, मुझे जो अच्छा समझा। आप सब लोग विचार करके देखा है ये ठीक नहीं है, ऐसा यदि निश्चय हो गया, मैं तो मेरी गलती हो गई बांधकर उसको वापस लूंगा। इतना कहकर वो भी छूट गए, सब छूट गए उस समय। इस अवस्था से अपने लेबर मूवमेंट का काम दत्तोपंत जी कर रहे थे, अपने ही कार्यकर्ता की स्थिति थी। गुरुजी के साथ इनका उनका निकट का संबंध भी था, लेकिन विचार की दृष्टि से नई नई जो बातें आती थी, ये उसको प्रस्तुत करके सर्वमान्य होना चाहिए, ऐसा देखने का भी एक काम। वैसे उस क्षेत्र के सब लोगों से उनका संबंध भी था। मैं खुद उनके साथ पूना में आते थे, बंबई में आते थे। उस समय के जो ट्रेड यूनियन लीडर थे, एस.एम. जोशी के साथ उनको लेके गया था, मधुलिमी के साथ उनके साथ गया था। ट्रेड यूनियन के कम्युनिस्ट भी उनके बड़े निकट के मित्र थे दत्तोपंत जी के। अनेक घटना जो बोलते हैं, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी उनके निकट के मित्र थे। आंध्र के जो पी राममूर्ति जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनके मित्र थे। उनके सामने जो कुछ बातें हुई गई वो बोलते थे। वो अजात शत्रु थे, ये एक बात है, लेकिन जगन मित्र थे, ये दूसरी बात है उनका। वॉज फ्रेंड ऑफ ऑल एंड एनिमी टू नन, इतना है उनका। इसलिए सर्व क्षेत्र में अत्यंत आसानी से उनका प्रवास चलता था, जिसका चित्र मैंने यो इमरजेंसी के समय में सब विरोधी पक्ष के लोगों को एकत्र लाने के लिए जो उनका हलचल चला था, उस समय मुझे देखने को और अनुभव में उसका अनुभव करने को उस समय तो मिला। ये इतना ही नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ जो वो उनके उम्र के तरुणाई के संबंध में बोलते बोलते, संघ के संबंध में बोलते थे। डीपी मिश्रा के साथ जैसे जाते थे और आते थे, कैसा संबंध था, पिता पुत्र के जैसे अपना संबंध था, ऐसा वो बोलते थे। मध्य प्रदेश के जो स्ट्रॉन्ग मैन उस समय के जो थे, उनके साथ के संबंध के बारे में बोलते थे। बाबा साहब के बारे में तो अभी तो उल्लेख किया, यहाँ पर तो उनका निकट का संबंध था। और एक वो बोलते थे, वो भी गुरुजी के साथ ही संबंध है। यही दिल्ली में गुरुजी आए थे, गुरुजी से मिलने के लिए नागपुर के बहुत बड़े जो अपने कार्यकर्ता संघ चालक
मान्यवर श्री श्रीमंत बाबा साहेब घटाटे डॉक्टर हेडगेवार जी के समय से लेकर आखिर के दम तक नागपुर के संघ चालक रहे। उनका घर माने अपने सर्व सरसंघ चालकों का देखभाल करने का एक, ही वॉज द केयर टेकर, ऐसे उनके स्थान था। बहुत बड़े थे। वो यहाँ पर आए थे। ये यहाँ क्यों आए दिल्ली में? गुरु जी से मिलने के लिए। काय के लिए गुरु जी से मिलने के लिए आए थे? वह जो वर्ष था, पिछले जमाने के स्वातंत्र संग्राम जब चल रहा था इस देश में, उस समय हिंदू समाज का देखभाल करने वाले एक वॉच डॉग ऑफ हिंदू सोसाइटी, ऐसा रोल अदा करने वाले एक नागपुर के डॉक्टर BS मुंजे, उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष था। बहुत बड़े आदमी थे वो, अपने ढंग से बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी उन्होंने अकेले। तो अनेक लोगों को प्रिय थे, विशेषतः महाराष्ट्र और विदर्भ में ज्यादा प्रिय थे। और घटाटे को लिए उनके बारे में बड़ा आदर था। उनके जन्म शताब्दी समारोह समिति करके कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा वो सोचकर उस समिति के अध्यक्ष गुरुजी रहे, ये विनती करने के लिए वो यहां पर आए थे। गुरुजी से मिले और कहा, व्यक्तिशः गुरुजी ऐसी बातों में रुचि तो नहीं लेते, और लेकिन उस समय मांग करने वाले जो थे बहुत बड़े आदमी थे। डॉक्टर हेडगेवार जी के आखिर के दिन में उनको अत्यंत तत्परता से जो देखभाल की वो बाबा साहेब घटाटे थे। उनका सारे घर और उनका ऑल हिज एसेट्स एट द डिस्पोजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यक्ति जब वहां से ये मांग करने के लिए आते, एक खुद डॉक्टर BS मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार जी का निकट का संबंध, संघ के अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं का निकट का संबंध, ये होने के कारण गुरुजी उनकी इच्छा रहे न रहे स्वीकार करना पड़ा। उसके वे अध्यक्ष बने उस समिति के, मुंजे जन्म शताब्दी समिति के अध्यक्ष बने। और उसमें कौन कौन रहना चाहिए और समिति सदस्य, इस नाते विचार हुआ। BS मुंजे से आदर रखने वाले कौन कौन है देश में, वो थोड़ा गुरुजी ने याद किया और कहा, केंद्र के जो मंत्री थे, बहुत प्रतिष्ठित मंत्री बाबू जगजीवन राम, उसके सदस्य रहना चाहिए, ऐसा गुरुजी को लगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी को पहले सदस्य होने के लिए विनती करेंगे इस समिति के। वहां जो कार्यकर्ता और थे, उन्होंने कहा वो कैसे बनेंगे, वो उसको इसका सारा विरोध करेंगे। जन्म शताब्दी तो मुंजे का है, अध्यक्ष तो आप हैं, और इसके साथ कैसे अपने आप को जोड़ लेंगे, ऐसा उन्होंने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा तो वो चुप हो गए। बाद में सब जाने के बाद इन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को बुलाया, बुलाकर उनसे कहा, अपने ओर से बाबू जगजीवन राम से मिलकर आओगे क्या, ये विनती है कि सदस्य हो, ऐसा जमता है तो क्या जरा देख कर। वैसे दत्तोपंत जी गए, जगजीवन राम जी के पास गए, पुराना परिचय भी था, आसानी से मुलाकात भी हुई। वहां पर इन्होंने ये सारी बातें कही जगजीवन राम से, समिति है, ये है, आप सदस्य बने, अध्यक्ष तो गुरुजी रहने वाले हैं। बाबू जगजीवन राम ने एक प्रश्न पूछा, तुमको लगता है कि मैं सदस्य रहूं इसलिए आए हो या गुरुजी का संदेश और लेके तुम आए हो, ये प्रश्न बोलो। उन्होंने कहा, गुरुजी के विनंती लेकर मैं आया हूं, हिज रिक्वेस्ट, आई एम कैरिंग हिज रिक्वेस्ट, ये उन्होंने कहा। वो 1 मिनट विचार किया, बाद में कहा, अच्छी बात है, मैं बनूंगा, तुम जाकर वो पेपर तैयार करके भेज दो, उसके ऊपर जहां जहां साइन करना मैं करके दूंगा। वापस आ गए, गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा, अभी किसी से आउट मत करो, पहले सारा पक्का करके पेपर में छापने के बाद ही वो सारा आउट हो जाए। पेपर तैयार किया, नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में भेजा, दूसरे दिन प्रातः काल तक कार्यालय में वो सारा साइन होकर वो आ गया। जब उनका नाम उसके साथ आ गया, ये समिति के ये सदस्य हैं, तो सबको बड़े आश्चर्य की बात हुई। तो उस समय कितना आश्चर्य लोगों को हुआ, जितनी आसानी से जगजीवन राम उसको स्वीकार किया,
एक गुरुजी जैसे जगजीवन राम का हाउ ही हैड रेड द माइंड ऑफ जगजीवन राम, एक बात, गुरुजी शब्द का कीमत भी उसके पास क्या था, ये बात, ये दत्तोपंत जी बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करके कहते थे। ये सब लोगों के साथ का उनका एक एक दो दो चार चार उदाहरण हम बता सकते हैं। जहां तक देश का संबंध है, संघ के संबंध तो है, एनेक्डोट जिसको बोलते हैं तो बहुत स्टॉक है उसका। विशेषतः गुरु जी के संबंध में, बाबा साहब देवरस जी के संबंध में, ये सारी घटना और बाहर के लोगों के साथ के संबंध में ये तो बोलते हैं, लेकिन देश के संबंध में उनका कुछ विशिष्ट रोल था। वो ये था जिसका उल्लेख रमन भाई ने कहा है, देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है ये सारा लेफ्टिस्ट लोगों की मोनोपोली थी उस समय। उसकी जो अनेक प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ग्रास्प करने में भी तकलीफ होती थी बाकी लोगों को। ऐसी एक विचित्र परिस्थिति में उस क्षेत्र में प्रवेश करके उनसे ही बातें सीखकर सारा, और बाद में एक लेबर मूवमेंट अपने देश में जो अत्यंत आवश्यक थी, ऐसा एक लेबर मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया जो विच इज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द लेफ्टिस्ट मूवमेंट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। उसके लिए पर्याय तैयार किया इस देश के लिए उन्होंने, जो लोकतंत्र की दृष्टि से आवश्यक थी, राष्ट्रवाद की दृष्टि से आवश्यक थी। राष्ट्रवाद की चौकट में ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो सकता है ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्थापित करना आवश्यक थी। यह सारी जो बातों को अत्यंत आसानी से अपने संबंध के बलबूते पर, अपने बौद्धिक सामर्थ्य के बलबूते पर, राष्ट्र निष्ठा के बलबूते पर, संघ में जो उनका स्थान था इसके पर, ऐसा एक अल्टरनेटिव टू द लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड लेबर मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, उसको किया, और जिसका आज द बिगेस्ट लेबर मूवमेंट इन दिस कंट्री ऐसा उसका स्थान आज है। एक व्यक्ति अपने एक जीवन में कितनी बातें कर सकता है, इतना ही नहीं, अनेक क्षेत्र में उनका प्रवास। छोटा सा पुस्तक है उनका, मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ा था, वक्तृत्व की तैयारी, एक पुस्तक है छोटा, एक 25-30 पन्नों का, पृष्ठों का, टू ट्रेन वन सेल्फ फॉर द स्किल ऑफ ऑरेटरी, ऐसा है। उसमें जो छोटे छोटे उदाहरण है, सारा यूरोप के इतिहास को उन्होंने निकाला है, लाया है। उसमें बड़ा मोह होता है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट की एक चर्चा उन्होंने कोट किया, ऑरेटरी का कैसे इफेक्ट होता है। जॉर्ज थर्ड था, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के जो कारण बना जॉर्ज थर्ड, ये राजा था, उसके बारे में बहुत नाराजगी थी देश में। पार्लियामेंट में उसके ऊपर टीका होने लगी। उसमें एक आदमी ऐसा टीका किया जॉर्ज के ऊपर, वो वाक्य है ऐसा है, ये ऐसे ही देश के लिए खतरा है ये राजा, तो इससे छुटकारा इंग्लैंड को कब मिलेगा कौन जाने, ऐसा कुछ वाक्य है। बाद में कहा है सीजर हैड हिज ब्रूटस, ये पहला वाक्य है। सीजर की हत्या करने वाला एक ब्रूटस था, याद करो, सीजर हैड हिज ब्रूटस। चार्ल्स हैड हिज क्रॉमवेल, इंग्लैंड का एक राजा था चार्ल्स फर्स्ट नाम का, ही हैड हिज क्रॉमवेल, जिन्होंने उनको फांसी पर, फांसी माने बिहेडिंग, उस समय काटते थे, ही वॉज बिहेडेड। ये दोनों हो गया, दो राजाओं को क्या हो गया याद करो, सीजर हैड हिज ब्रूटस, चार्ल्स हैड हिज क्रॉमवेल। तीसरा अभी जॉर्ज के नाम पर क्या बोलता है, डर हो गया, लोगों ने चिल्लाया इट इज ए ट्रीजन, राजा की हत्या की बात बोलते हो, सजेस्ट करते हो, इट इज ए ट्रीजन। लेकिन वक्ता क्या था, 2 मिनट रुका, फिर रिपीट किया, सीजर हैड हिज ब्रूटस, चार्ल्स हैड हिज क्रॉमवेल एंड जॉर्ज में प्रॉफिट बाय देयर एग्जाम्पल, ऐसा उन्होंने एंड किया उसका। माने राजद्रोह से बचा, जो सजेस्ट करना है तो किया। ये उदाहरण उस पुस्तक में है, वो छोटा पुस्तक में है, एक प्यारा में है। वो ऐसे 10 उदाहरण आपको मिलेंगे, सारा यूरोप के इतिहास से निकाला है। बेस्ट कोटेबल्स दे आर कोटेड देयर, हाउ टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर ऑरेटरी, वक्तृत्व की तैयारी के लिए छोटा पुस्तक। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए आपको टाइम कहाँ है, क्या है? इसके ज्यादा टाइम नहीं निकलना, जब थोड़ा
करने को कुछ धंधा नहीं रहता है ना, ऐसा उस समय करते हैं, काम करते हैं। बड़े आसानी से कहा उन्होंने। ऐसे हर क्षेत्र में उनका कुछ कहना है तो सर। और मूलतः उनका पिंड अध्यात्मवादी थे वो। और देव, भगवान, प्रभु कृपा, ईश्वर इच्छा, यह सारी बातें विशेष प्रसंग में उसका उल्लेख करते थे। और दत्त उपासक थे। और महाराष्ट्र में एक दत्त उपासना का एक क्षेत्र है, और वहाँ पर तो वर्ष में एक बार 2 बार वो जाते थे। ऐसे आध्यात्मिक पिंड के आधार पर जल जहाल राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर अत्यंत विज्ञाननिष्ठ तर्कबद्ध बौद्धिक आधार पर ऐसा एक संघ का बहुत बड़ा व्याख्याकार, भाष्यकार अपने को लिए मिला, जिसलिए संघ का जो वैचारिक समृद्धि में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका हो गया। उम्र तो हो चुका था, इसलिए वो गए, पूना में ही गए। निकट से जानता हूँ कैसे उनका विचार चला था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संबंध में आखिर का पुस्तक लिखकर पूर्ण होने के बाद वो तुरंत चले गए, क्योंकि सरसंघ चालक जी ने उनको कहा था कि अम्बेडकर के साथ का तुम्हारा संबंध के आधार पर एक पुस्तक लिखो। आज वो पुस्तक अवेलेबल है, मूल मराठी में है, हिंदी में भी भाषांतरित हो चुका है, अंग्रेजी में करना चल रहा है। ऐसे एक बहुत बड़ा आदमी के जन्मदिन पर आप सब लोग उनके साथ सम्मिलित होने में मुझे एक मौका दिला, इसलिए मैंने स्वदेशी जागरण मंच के लोगों को अपनी ओर से बहुत बड़े कृतज्ञ हूँ। इतना कहकर भाषण समाप्त करता हूँ।